हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम सीखेंगे कि कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है उसको कैसे समझा जाता है, उसको कैसे रीड करते हैं, उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी का जो P&L स्टेटमेंट होता है उसका और भी कई तरह से आप नाम सुनते हैं। इनकम स्टेटमेंट कह लो, या फिर स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस कह लो, या फिर स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स कह लो। सबके मतलब एक ही है कि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, वो स्टेटमेंट होता है। और वो प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड कैसे करते हैं? नॉर्मल चीज़ एकदम इजी लैंग्वेज में समझते हैं, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। और कंपनी का P&L स्ट्रक्चर टी फॉर्मेट में देखें तो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ होंगे सारे एक्सपेंसेस, यहाँ होगी सारी इनकम। अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस से, राइट, एक्सपेंसेस कम है इनकम ज़्यादा है, देन आपका प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे, राइट, बैलेंसिंग फिगर। एंड अगर इसका जस्ट रिवर्स करें तो यहाँ पे एक्सपेंसेस है, यहाँ पे इनकम है। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं इनकम कम है, देन आपका लॉस आ जाएगा इस साइड। ओके, तो ये बेसिकली फॉर्मेट होता है कंपनी के P&L स्टेटमेंट का। बट आपको इस तरह से सिंपल नहीं दिखेगा, आपको पूरा वर्टिकल फॉर्मेट दिखेगा। ओके, ये जो है इसको टी फॉर्मेट कहते हैं शॉर्ट में, बट ये काम का नहीं है। अपने कंपनी के केस में हमेशा शेड्यूल को फॉलो किया जाता है, उसी के बेस पे P&L रेडी किया जाता है। ओके, बट कंसेप्ट सेम रहता है। एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम होती है। इनकम अगर ज़्यादा है एक्सपेंस कम है, देन प्रॉफिट आ जाएगा। एंड अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है इनकम कम है, देन लॉस आ जाएगा। ओके, तो सिंपल ये बेसिक मतलब होता है P&L स्टेटमेंट का। अगर किसी को ये भी नहीं पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, तो उसके लिए मैंने बताया है कि कब प्रॉफिट होता है कब लॉस होता है। ओके, एंड अगर देखें तो इसको जो बनाते हैं, यानी जो लोग कंपनी में इस पर्टिकुलर P&L स्टेटमेंट को बनाते हैं, यानी जो मेकर होते हैं, उनको बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए अकाउंट्स की, फाइनेंस की, या फिर उनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज होनी चाहिए, CA हो गया, राइट। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए ज़रूरत पड़ती है जो मेकर होते हैं, यानी जो उस पर्टिकुलर P&L स्टेटमेंट को बनाते हैं, राइट। जर्नल एंट्रीज़ वगैरह से जो P&L स्टेटमेंट बनाया जाता है, उन सब के लिए उनको नॉलेज चाहिए अकाउंट्स की, फाइनेंस की, या फिर CA होने चाहिए। वो ये सब होने चाहिए मेकर के पर्सपेक्टिव में। बट इफ़ यू आर अ यूज़र ऑफ P&L स्टेटमेंट, यानी आप इन्वेस्टर हैं, यूज़र हैं उस पर्टिकुलर P&L स्टेटमेंट के, देन आपको कोई डिग्री वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक नॉलेज चाहिए बिज़नेस का, कि बिज़नेस कैसे किया जाता है, राइट। यानी बिज़नेस में जो प्रॉफिट होते हैं, लॉस होते हैं, वो कैसे आते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे इनकम अगर ज़्यादा है एक्सपेंस से, देन प्रॉफिट होगा। अगर एक्सपेंस कम है, एक्सपेंस ज़्यादा है इनकम से, देन उस केस में लॉस होगा, राइट। तो ये बेसिक चीज़ें अगर हमें पता है प्रॉफिट एंड लॉस की, देन हम इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं P&L स्टेटमेंट को। बिकॉज सिर्फ थोड़ा फॉर्मेट चेंज होता है, बिकॉज नॉर्मल अगर बिजनेस करते हैं हम तो हमें इस पर्टिकुलर टी फॉर्मेट में बनाते हैं तो भी चलता है, राइट। बट इन केस ऑफ कंपनी हमें एक वर्टिकल फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है। शेड्यूल्स होते हैं, राइट, नोट्स वगैरह, नोट्स टू अकाउंट, वो सारी चीज़ें होती है, तो उसके कारण थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बट चीज़ें सारी वो की वो ही होती है। ओके, मैं एक एग्जांपल लूँगा ITC कंपनी का, तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जो ये P&L स्टेटमेंट है, इसमें बेसिकली ये जो सारे चीज़ें हैं, इसमें जो भी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंस हो गया, राइट, रेवेन्यू, एक्सपेंस, एंड और भी कई सारी चीज़ें, टैक्सेस होगा, राइट। ये सारी चीज़ें जो है ये ड्यूरिंग द ईयर होगी। ड्यूरिंग द ईयर मतलब ईयर भी हो सकता है, टाइम पीरियड भी हो सकता है, कोई कंपलसरी नहीं है कि ये पूरा ईयर ही हो। मतलब मेन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो पूरे साल के होते हैं, मतलब कैलेंडर ईयर नहीं होता है, इसमें फाइनेंशियल ईयर होता है, राइट। फाइनेंशियल ईयर होता है स्टार्ट 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। ओके, तो इसके बीच में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, लाइक एक्सपेंसेस हुए हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। और जितनी भी सेल हुई है वो भी दिख जाएगी हमें, और भी कई सारी चीज़ें, सेल रेवेन्यू एक ही होते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं इस पर्टिकुलर P&L स्टेटमेंट में। तो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड आपको समझ में आ गया कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, वो ईयरली भी हो सकता है, मतलब जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी होते हैं वो पूरे साल के होते हैं। बट क्वार्टरली भी रिजल्ट्स देना पड़ता है, जो लिस्टेड कंपनीज वगैरह होती है तो उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आते हैं। ओके, तो आपने देखा होगा क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं किसी किसी कंपनीज़ के, तो उसमें बेसिकली एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 1 2 3 4, राइट। तो 3-3 महीने के क्वार्टर्स होते हैं, तो उसके हिसाब से भी वो प्रेजेंट करती है P&L स्टेटमेंट। सिंपल वही चीज़ कंसेप्ट है, बस उसमें टाइम पीरियड जो है उसमें 3 महीने के एक्सपेंसेस आएंगे, 3 महीने की सेल आएगी, उस पर्टिकुलर 3 महीने की सेल, राइट। तो उस हिसाब से ये अलग अलग
4 क्वार्टर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी, मतलब जो P&L स्टेटमेंट्स जो है वो रेडी किए जाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब एक एग्जांपल से जो मैंने लिया है ITC कंपनी का, राइट। ये ITC कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, एंड आप देख सकते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, मतलब ये 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक के हमें ट्रांजैक्शंस बताएगा, और भी कई सारे सेल्स कितनी हुई है, परचेजेस क्या है, और क्या क्या चीज़ें हैं, एक्सपेंस कितनी है, टैक्सेस कितने हैं, वो सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में आपको दिखेगी। अब ये स्टेटमेंट इतना छोटा सा नहीं है, आगे भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बट मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि कैसे इसको रीड किया जाता है, कैसे इसमें इंटरप्रेट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन हॉरिजॉन्टली स्टार्ट करते हैं। ये देखते हैं कि कॉलम वगैरह कितने होते हैं इसमें। तो इसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, राइट। तो इसमें बेसिकली आपको दे रखा होगा कि क्या क्या आपके जो चीज़ें हैं, राइट, रेवेन्यू वगैरह, ये सारी चीज़ें दे रखी है इस कॉलम में। नेक्स्ट कॉलम में है नोट्स। अब नोट्स में बेसिकली क्या होता है, सिंपल समझते हैं एकदम बेसिक लैंग्वेज में। तो इसमें आप देखेंगे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है ना, इसमें ITC कंपनी के इतने सारे सेगमेंट है, लाइक FMCG हो गया, अगरबत्ती से लेकर सिगरेट तक सारे प्रोडक्ट्स ये कंपनी सेल करती है। तो उस केस में इसमें रेवेन्यू जो है उसका सेगमेंट रिपोर्टिंग हम यहाँ नहीं कर पाएंगे, राइट। यानी हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में कितनी सेल हुई है। तो इसी के लिए हमें रेफ़र करना पड़ेगा ये नोट, एंड नोट में बेसिकली डिस्क्राइब कर रखा होगा, एकदम क्लासीफाई कर रखा होगा कि कौन से सेक्टर में कितना कितना सेल हुआ है। ओके, तो इसीलिए नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो ये 2 हो गए हमारे, ये 2 समझ में आ गए। सबसे पहले ये कॉलम में अपना जो मेन चीज़ है, रेवेन्यू, एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें आएगी, कौन कौन से एक्सपेंस है और इनकम वगैरह, राइट, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। एंड नोट्स में बेसिकली आएगा, नोट नंबर दे रखा होगा, उस नंबर को हमें रेफ़र करना है, तो हमें इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नोट दे रखा है, अब ये अमाउंट तो है बट इसका क्लासिफिकेशन हमें नोट में देखना पड़ेगा। एंड अदर इनकम में कौन कौन सी इनकम है, इसके लिए हमें 22 नंबर नोट देखना पड़ेगा। एंड ये सारी चीज़ें जो है वो छोटी है, तो इसीलिए डायरेक्ट दे दी है, इसका नोट नहीं है, राइट। तो आप नोट का मतलब समझ रहे होंगे कि नोट्स का मतलब क्या है। ओके, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितने तरह की है, वेजेस कितनी है, सैलरी कितनी है, राइट, ये सारी चीज़ें क्लासीफाई कर रखी होगी। फाइनेंस कॉस्ट में किस चीज़ के लिए फाइनेंस, मतलब किस चीज़ का लोन हमने लिया था उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं हम, तो उसको फाइनेंस कॉस्ट में लिखते हैं। तो वो भी अलग अलग तरह के लोन हम ले सकते हैं, तो उसके लिए हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो अलग अलग क्लासिफिकेशन दे रखा होगा इंटरेस्ट का। ओके, एंड ये अदर एक्सपेंस है, इसमें भी 25 नंबर नोट रेफ़र करना पड़ेगा, बिकॉज अदर एक्सपेंस में कितने सारे एक्सपेंस है वो हमें पता कैसे चलेगा। अगर हम किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, हमने शेयर्स खरीद रखे हैं, तो हमारा ये राइट है कि हमें पता चले कि कहाँ कहाँ कंपनी में एक्सपेंस हुए हैं। ओके, तो इसीलिए हम ये भी उनको शो करना पड़ता है। ओके, तो नोट्स का मतलब समझ में आ गया। नेक्स्ट, इस साल का तो देना ही है, साथ ही साथ लास्ट ईयर का भी देना पड़ेगा। ओके, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो फिगर्स हैं ये है लास्ट ईयर के, ये है अभी का जो लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो। ओके, तो क्लियर हो गया ये सारी चीज़ें। अब देखते हैं हम वर्टिकली की क्या क्या दे रखा है। तो अब वर्टिकली जाते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस से। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में जो कंपनी का प्रोडक्ट है मेन, वो जो सेल करती है उसको कहा जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जैसे कि मेरी एक कंपनी है, राइट, फॉर एग्जांपल मेरी एक छोटी सी शॉप है। ओके, तो मेरी एक शॉप है एंड उसमें मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रखता हूँ, यानी सेल करता हूँ। ओके, तो कोई कस्टमर को जब भी मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम वो सेल करूँगा एंड मेरे को जो पैसा देगा वो आएगा मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। ओके, और अगर मैंने क्या किया, मैंने किसी और पर्सन को पैसा उधार पे दिया एंड वो मुझे इंटरेस्ट पे करता है, तो ये मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं है, मेरा ये डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं है। मैं जनरली ये लोन वगैरह का काम करता ही नहीं हूँ, राइट। मेरा मेन क्या बिज़नेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स का। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बिज़नेस होते हुए मैंने किसी और पर्सन को बिज़नेस के नाम पे लोन दिया एंड वो मेरे को इंटरेस्ट दे रहा है, डेट इज़ वो इंक्लूड होगा अदर इनकम में, न कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में बेसिकली जो हमारा बिज़नेस है, जो हम प्रोडक्ट का काम है हमारा, वो प्रोडक्ट जब सेल होगा तो जो वैल्यू आएगी, यानी जो पैसा आएगा, उसको कहा जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो इसमें आप देख सकते हैं इन करोड़ से फिगर, राइट। तो इसमें आप देखेंगे कि 48,524.2
54, राइट। तो आप इसमें बेसिकली कंपेयर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर से, तो आप देख सकते हैं कि पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा है, राइट, यानी 2000 करोड़ के आसपास ज़्यादा है, राइट। तो इससे बेसिकली आप कंपेयर कर सकते हैं कि कंपनी की लास्ट ईयर सेल कितनी थी, करंट ईयर सेल कितनी है, तो कंपनी ने ग्रोथ की है या फिर नहीं, ग्रोथ इन द सेंस रेवेन्यू में, मतलब रेवेन्यू राइज हुआ है या फिर नहीं पिछले साल के कंपैरिजन में। तो ये चीज़ें कर सकते हैं आप, इसीलिए ये साइड में दे रखा होता है। और सारी कंपनीज में यही सेम फॉर्मेट रहेगा, ये फॉर्मेट एकदम एग्जैक्ट रहेगा। बीच में हो सकता है आइटम्स कुछ कंपनीज़ के हिसाब से अलग अलग हो जाए, लाइक बैंकिंग कंपनी है उसका तो फॉर्मेट अलग होगा, राइट। बाकी जो नॉर्मल कंपनीज़ होती है जो बिज़नेस करती है, बैंकिंग कंपनी वगैरह अलग चीज़ें हैं, बैंकिंग कंपनी हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज़ हो गया, ये सारी चीज़ों के थोड़े अलग होंगे। बाकी जनरल कंपनीज़ जो होती है, जो कोई भी प्रोडक्ट वगैरह सेल करती है या फिर कोई भी ऐसे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, तो उसमें बेसिकली इसी तरह के आपको दिखेगी, ओके। तो फर्स्ट चीज़ हो गई। नेक्स्ट अब देखते हैं अदर इनकम, जो मैंने बता दिया आपको, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में नहीं आएगी हमारी इनकम, वो हमें यहाँ मिलेगी, ओके। तो इसमें बेसिकली हो गया हमने इंटरेस्ट अर्न किया है या फिर कोई और चीज़ हो गई, राइट। कहीं से भी हमारी इनकम आ रही है जो कि हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं है, यानी हम जो प्रोडक्ट सेल करते हैं उसमें हमें पैसा नहीं मिला है, कहीं और से पैसा आया है, कहीं और से हमने इनकम अर्न की है, ओके। फॉर एग्जांपल रेंट मैंने दे दिया किसी कंपनी को, राइट, यानी कोई मेरी प्रॉपर्टी पड़ी थी, यूँ ही खाली पड़ी थी, तो उसको रेंट पे दे दिया, तो वो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में नहीं आके अदर इनकम में आएगा, ओके। तो जनरली आप देखेंगे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमेशा ज़्यादा होंगे कंपेयर टू अदर इनकम, बिकॉज कंपनी जिस चीज़ का बिजनेस कर रही है वो तो ज़्यादा ही होगी ना इनकम, राइट। तो ये क्लियर है दोनों। तो ये दोनों हो गए। ये आ गई हमारी इनकम साइड की, हमारी इनकम कितनी है, ओके। तो टोटल इनकम हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, राइट। तो सिंपल इनकम साइड हमारी कैलकुलेट हो गई। अब ये जो नोट्स है ये देख लेते हैं एक बार, जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है ये फिगर सेम रहेगा 48,524, बट हमें नोट्स को रेफ़र करना पड़ेगा, राइट। तो नोट्स को रेफ़र करेंगे, नोट्स में दे रखा होगा आपको 21 नंबर 21A, राइट, एंड यहाँ पे भी दे रखा है 21A। तो इस तरह से आप रेफ़र कर सकते हैं 21A को, जिसमें आपको दे रखा होगा सेम फॉर्मेट वही रहेगा, बस इसमें दे रखा होगा कि प्रोडक्ट्स कितने सेल किए, सर्विस कितनी सेल की, यानी सर्विस कितनी रेंडर की, एंड दोनों की एडिशन आपको मिल जाएगा, ओके। तो इसमें बेसिकली क्लासिफिकेशन दे रखा होगा। अब देखो ये जो फिगर है इसका क्लासिफिकेशन है जस्ट, ओके। अब देखो जैसे यहाँ क्या था 48,524, राइट, यहाँ पे भी देखिए 48,524 कैसे आया, सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विसेज, एंड अभी भी ये आ रहा है, बट और भी चीज़ें हैं, वो क्या है, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू। अब अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या है वो हमें देखना है, तो नीचे हैशटैग बना हुआ है, राइट। तो यहाँ पे दे रखा है गवर्नमेंट ग्रांट्स रिसीव, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई है, और भी कई सारी चीज़ें, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, राइट, तो उसका ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो उसको एक साथ मर्ज करके अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू में डाल दिया, ओके। बिकॉज इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे बेसिकली फिगर जो है 47,000 के आसपास है, 47,000 करोड़, तो उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा फिगर है, इसलिए सबको अब अलग अलग लिखते हैं तो बहुत छोटी छोटी इनकम्स आती है, राइट। तो इतना फॉर्मेट बड़ा नहीं करते हैं ये इन सबको ऐड करके अदर में डाल देते हैं, ओके। जो भी छोटा छोटा बचा वो अदर में डाल दिया। तो ये हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब देखते हैं अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दो नोट है अगर आप देखेंगे तो 21A एंड 21B। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो है 21B, इसमें दे रखा है सेक्टर वाइज कि कौन कौन से सेक्टर में है। FMCG में भी है, मैंने बताया था, ITC सिगरेट से लेके अगरबत्ती तक सब में है, ओके। सिगरेट हो गया, ब्रांडेड पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स हो गए, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स हो गए, राइट, एंड अगरबत्तीज़ वगैरह, राइट, ये सारी चीज़ें आ गई इसमें। होटल्स में भी है ये, राइट, होटल्स भी है ITC वगैरह के, एंड एग्रीकल्चर बिजनेस में भी है ITC, पेपर्स वगैरह भी, मैन्युफैक्चर वगैरह, पैकेजिंग, ये सारी चीज़ें भी करती है, प्रिंटेड मटेरियल्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें का भी क्लासिफिकेशन दे रखा है।
तो नोट्स बेसिकली आपको अब लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि नोट्स क्यों हमें रेफ़र करना ज़रूरी है, ताकि हम क्लासिफिकेशन देख सकें। ओके, तो अब इनकम साइड हमारी रेडी है, राइट। इनकम साइड कंप्लीट। अब हमें देखना है एक्सपेंस साइड। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा एक्सपेंस साइड, राइट। एक्सपेंस साइड में बेसिकली सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, राइट, यानी जितना मटेरियल्स का कॉस्ट है वो, बिकॉज कितना कितना खर्चे हुए हैं वो सारे है ना ये सब, तो जितना खर्चा है वो सारा लिख दिया है इन्होंने, बस सिंपल, राइट। एंड परचेज कितना हुआ है, स्टॉक इन ट्रेड। और बेसिकली इसमें ज़्यादातर कंपैरिजन बेसिकली किस में होता है, इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में, यानी कितना इंक्रीज़ हुआ है, राइट। बिकॉज ये सारी चीज़ें हैं इतना ज़्यादा देखते नहीं है लोग, ज़्यादातर रेवेन्यू पे ज़्यादा फोकस रहता है। आप न्यूज़ की हेडलाइंस देखेंगे देन ऑल्सो वहाँ पे आपको दिखेगा कि नेट ये जो रेवेन्यू है वो राइज़ हुआ है इन % से, या फिर रेवेन्यू जो है बढ़ गया है, आईटीसी का इतना हो गया है, ये सारी हेडलाइंस आपको दिखेगी। ये इस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं जाता, बट फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार। ये हो गया जितना मटेरियल लगा है, ये स्टॉक इन ट्रेड जो है वो कितना हमने परचेज़ किया है। चेंजेस इन इन्वेंट्री, इसमें बेसिकली ये कंसेप्ट इसलिए होता है कि हमारा ओपनिंग स्टॉक भी तो पड़ा होगा, हमने परचेज़ भी किया है, हमारे पास क्लोजिंग भी है, तो इससे चेंजेस इन इन्वेंट्री से बेसिकली हमारा नेट आ जाता है। ओके, यानी नेट हमने कितना खर्च किया है, राइट। तो ये कंसेप्ट है एक इन तीनों का, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए अगर आप कोई बिज़नेस चला रहे हैं। बिकॉज ओपनिंग स्टॉक भी होता है, क्लोजिंग स्टॉक भी होता है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने इतना परचेज़ किया है तो ज़रूरी थोड़ी है मैंने कि पूरा का पूरा लगा दिया होगा, राइट। हो सकता है मेरा बचा हो, तो इसीलिए चेंजेस इन इन्वेंट्री आता है। चेंजेस इन इन्वेंट्री में क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस होता है। तो इससे पता चलता है कि मेरा ओपनिंग स्टॉक्स में से मैंने कितना यूज़ कर लिया होगा एंड क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है, तो उसका जो बेसिकली डिफरेंस है वो शो करता है ये। तो इससे क्या होता है, हमारा नेट जो यहाँ पे ये फिगर्स जो है, ये 3 फिगर्स, इसमें हमारा बेसिकली आ रहा है कि नेट कितना हमारा लग रहा है। ओके, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा मटेरियल कितना यूज़ हुआ है। तो आपको होप समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस। बिकॉज अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है देन ऐसा नहीं हो सकता ना। अब फॉर एग्जांपल मैंने 2 लाख का मैंने गुड्स लिया, राइट, यानी स्टॉक लिया, एंड उसके बाद मैंने प्रोसेस तो किया ओनली 1 लाख, एंड 1 लाख मेरा पड़ा है क्लोजिंग स्टॉक में। तो मैं ऐसा तो नहीं कह सकता ना कि मेरा 2 लाख लग गया है, राइट। बिकॉज मेरा एक्चुअल में कितना लगा है, 1 लाख, बिकॉज 1 लाख मेरा क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, राइट। चेंजेस इन इन्वेंट्री थोड़ा सा टेक्निकल है। एंड नेक्स्ट आप देखेंगे एक्साइज ड्यूटी जो लगती है, एक तरह का टैक्स होता है एक्साइज ड्यूटी, तो वो गवर्नमेंट को जाता है, राइट। एंड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ऑब्वियसली नाम से ही क्लियर है, सैलरीज एंड वेजेस। आगे नोट दे रखा है अगर आप देखेंगे तो 23, राइट। तो 23 नंबर नोट। एंड अदर इनकम का भी नोट था, वो मैंने स्किप कर दिया, तो ये देख लेते हैं एक बार। अदर इनकम मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे, इसमें देख लेते हैं। इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है। अब इंटरेस्ट इनकम क्या, कोई बैंकिंग कंपनी थोड़ी ना जो लोन वगैरह देती है, राइट। तो इसीलिए इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में नहीं आता। ओके, इसमें कहाँ आया, अदर इनकम में। बिकॉज कंपनी का मेन बिजनेस ये चीज़ नहीं है कि वो लोन दे के इंटरेस्ट अर्न करे। ओके, कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, FMCG, सिगरेट्स, राइट, ये सारी चीज़ें। तो इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, छोटी छोटी इनकम्स होगी वो ऐड कर दी एंड डाल दी, और भी कुछ छोटे मोटे गेन्स होंगे वो ऐड करके डाल दिए। ओके, तो ये बन गई हमारी अदर इनकम। एंड इंटरेस्ट इनकम जो है उसका भी क्लासिफिकेशन दे रखा है अलग अलग, यानी ये जो 1224 है वो उसका क्लासिफिकेशन दे रखा है। डिविडेंड इनकम जो है उसका भी क्लासिफिकेशन दे रखा है। ओके, एंड ये जो 1160 है, राइट, यहाँ पे इसका भी आपको क्लासिफिकेशन मिल जाएगा कि ये किस चीज़ का है। यानी फॉरेन एक्सचेंज गेन जो होते हैं, यानी फॉरेन करेंसी जो फ्लक्चुएट करती है उसमें से जो गेन हो जाता है तो वो इसमें आ जाता है, राइट। तो वो चीज़ भी दे रखी है। तो ये सारे बेसिकली छोटे मोटे गेन्स हैं, इसलिए इसको अदर में डाल दिया। ये जो लास्ट वाला था अदर गेन्स एंड लॉसेस, तो इसीलिए इसको इसमें डाल दिया। एंड इसका कोई क्लासिफिकेशन भी नहीं दिया अगर आप देखेंगे तो 141 का, बिकॉज ये बहुत छोटा अमाउंट है कंपेयर टू, बिकॉज
है तो बड़ा अमाउंट, बट कंपनी जिस हिसाब की है यानी कंपनी के जितना रेवेन्यू है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी छोटा अमाउंट है ये, तो इसलिए इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी एंड इसको अलग से शो नहीं किया। हाँ, तो अब हम थे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। तो इसमें आप देखेंगे सैलरी एंड वेजेस दे रखा है कितना लगा है, ईपीएफ यानी जो प्रोविडेंट फंड्स होते हैं उसमें जो कंट्रीब्यूशन किया है वो कितना है, शेयर बेस्ड पेमेंट्स होती है एम्प्लॉयज़ को जाती है, ये आपको समझ नहीं आएगा अभी, फ़िलहाल के लिए स्किप करते हैं। एंड स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस जो होते हैं यानी स्टाफ के लिए जो एक्सपेंस किए जाते हैं, बोनस हो गया या फिर जो स्टाफ के लिए कुछ भी खर्चे होते हैं वो सारे होते हैं स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। ओके, तो ये भी टोटल दे रखा है आपको कि कितना हमने पे किया है अपने एम्प्लॉयज़ को। फाइनेंस कॉस्ट भी एक तरह का एक्सपेंस है, नेक्स्ट आएगा। इसमें आप देखेंगे ज़्यादातर इंटरेस्ट एक्सपेंस की ही बातें होगी। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस में किस चीज़ के लिए इंटरेस्ट दिया है हमने, किस लोन के लिए दिया है वो दे रखा है। लीज़ लाइबिलिटीज़ है कुछ बाकी। लीज़ क्या होता है जो हम कोई भी एसेट लीज़ पे लेते हैं, इसका मतलब वो एसेट की जो लाइफ है तब तक का, उसके आसपास तक का हमने कवर कर लिया, यानी मैक्सिमम जो लाइफ है एसेट की। फॉर एग्जांपल एक कंपनी, एक मशीन है, उसकी मैक्सिमम लाइफ है कितनी, 10 ईयर्स, एंड हमने वो मशीन रेंट पे ले ली 9 साल के लिए, तो उसको हम लीज़ कहते हैं, बिकॉज उसका मैक्सिमम लाइफ जो है वो ऑटोमेटिकली कवर हो रही है, तो उसको हम लीज़ कहते हैं, न कि रेंट। ओके, बेसिक मतलब ये होता है लीज़ का। तो उसकी जो लाइबिलिटीज़ दे रखी है उस पर एक्सपेंस देना पड़ रहा है हमें इंटरेस्ट का, यानी इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, कुछ लीज़ की लाइबिलिटीज़ थी उस पर। एंड अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ भी है, एंड और भी कुछ अदर्स पे दे रखा है, छोटा मोटा अमाउंट है तो इसको क्लासीफाई नहीं किया। ओके, तो अब हमने काफ़ी कुछ कर लिया, राइट। एंड नेक्स्ट हमारा जो है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ये क्या होते हैं? डेप्रिसिएशन होता है फिक्स्ड एसेट पे लगता है। सपोज़ कीजिए कंपनी की मशीनरी है कोई, तो मशीनरी मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती जाती है, तो उसको डिक्रीज़ करने का एक तरीका है डेप्रिसिएट करना पड़ता है उसको, वो होता है डेप्रिसिएशन। एमोर्टाइजेशन क्या होता है? कोई भी इनटेंजिबल एसेट है, लाइक ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गए, कोई लाइसेंस हो गया, राइट, ये सारे बेसिकली होते हैं इनटेंजिबल एसेट। तो इसका भी जो डेप्रिसिएशन लगता है वो होता है एमोर्टाइजेशन। ओके, यानी इनटेंजिबल एसेट पे जितने भी डेप्रिसिएशन लगेगा उसको कहा जाता है एमोर्टाइजेशन। ओके, टेक्निकल वर्ड बेसिकली एमोर्टाइजेशन है, डेप्रिसिएशन कभी नहीं कहते इन केस हम इनटेंजिबल एसेट पे अप्लाई करते हैं तो। ओके, उसकी वैल्यू डिक्रीज़ करने के लिए हमेशा एमोर्टाइजेशन होता है। नेक्स्ट है अदर एक्सपेंसेस, उसके लिए शेड्यूल दे रखा है 25, शेड्यूल सॉरी नोट दे रखा है 25, तो उस नोट को रेफ़र करना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं पावर वगैरह का दे रखा है, रेंट दे रखा है, इंश्योरेंस, रिपेयर्स में बिल्डिंग, मशीनरी और भी कई सारी चीज़ें दे रखी है। एंड एक्सपेंस में और भी कई सारी चीज़ें हैं, ऑडिटर फीस, टैक्स ऑडिट फीस, यानी जो ऑडिटर के लिए फ़ीस जाती है वो, राइट। मैंने कहा था ना ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो सीए सर्टिफाई करके देता है, ऑडिट करके देता है, तो वो जो है फ़ीस उसकी है। ओके, एंड रेम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑडिटर भी होता है कंपनी का, जो मैन्युफैक्चरिंग जो होती है उसकी ऑडिट करके देता है कि कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट तो नहीं लग रही है, वो सारी चीज़ें, उसकी फ़ीस वगैरह, राइट। तो ये सारे अदर एक्सपेंसेस हैं। नेक्स्ट है इनकम टैक्स एक्सपेंस। तो ये तो बेसिकली पता ही है आपको, इनकम टैक्स देना पड़ता है जब भी हम अर्न करते हैं कुछ, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, सारी कंपनीज़ का फिक्स ही है लगभग। ओके, तो ये है बेसिकली हमारा P&L स्टेटमेंट। ओके, तो इसमें आप देखेंगे कि एक्सपेंस टोटल हो गए, ये एक्सपेंस आ गए, राइट। अब इसमें आप देखेंगे कि प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स, इसमें आप देखेंगे कि ये 17164 कैसा आया, हमने क्या किया, टोटल इनकम में से लेस कर दिए एक्सपेंस, तो आ गया 17164.15। इसमें भी और भी हमें चीज़ें लेस करनी होती है, जो होती है एक्सेप्शनल आइटम्स वगैरह जो होते हैं, जो हर साल इंकर नहीं होते,
कभी से कोई चीज़ आ जाती है, जैसे कंपनी का अचानक से कोई चीज़ आ गई, कुछ इनकम अचानक से हो गई, वो हर साल रिपीट नहीं होगी, देन उस केस में उसको कहा जाता है एक्सेप्शनल आइटम्स। ओके, तो एक्सेप्शनल आइटम्स क्या हुए? कोई भी चीज़ जो बार बार रिकर नहीं होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंकर नहीं हुई, यानी कोई पैसा लग गया होगा, सपोज़ कीजिए ये 132.11 है, ये वापस से नहीं लगेगा, राइट। हो सकता है कभी लग जाए, बट जनरली ये वापस रिपीट नहीं होते हैं। हमारा ये एक्सपेक्टेशन होता है कि ये वापस रिपीट नहीं होगा एवरी ईयर, तो इसीलिए हम इसको एक्सेप्शनल आइटम्स में डाल देते हैं। ओके, तो बेसिक मीनिंग बताया मैंने, एएस वगैरह के हिसाब से काफ़ी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशंस होती है, बट ये सारी चीज़ें उनको ध्यान रखनी पड़ती है जो मेकर होता है। ओके, अभी अपने लिए इतना काफ़ी है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार अकर नहीं होगी। सपोज़ कीजिए अचानक से कुछ ऐसा एक्सपेंस लग गया, तो उस केस में प्रॉफिट्स काफ़ी कम हो जाते हैं, राइट। तो वो इफेक्ट में नहीं आए, इसीलिए इसको यहाँ पे लेस किया गया अलग से, बिकॉज हमें कंपेयर करना है तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, राइट। इनकम मतलब जो प्रॉफिट है इसको कंपेयर कर सकते हैं, बट ये जो छोटा सा अमाउंट है अगर बहुत बड़ा होता तो प्रॉफिट हमारा काफ़ी कम हो जाता, तो उस केस में हम जज नहीं कर पाते प्रॉफिट कितने से बड़ा है, राइट। बिकॉज हम ये सोचते हैं कि आने वाले टाइम में भी हो सकता है लग जाए और भी एक्सपेंस, राइट। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर एक्सपेंस को अलग ही कर दिया, एक्सेप्शनल आइटम में डाल दिया। नेक्स्ट आप देखेंगे टैक्स एक्सपेंस, जो कि मैंने बता दिए लास्ट में थे। तो टैक्स एक्सपेंस जैसे ही लेस करोगे तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। ओके, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रीवियस ईयर में कितना था? 15136। इस ईयर में कितना है? 131031। तो आप देख सकते हैं कंपेयर करके कि कितना डिक्रीज़ हुआ है, राइट। अब ये जो चीज़ है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये ऐसी इनकम होती है जो अभी रियलाइज़ नहीं हुई है। ओके, यानी रियलाइज़ नहीं हुई है ये इनकम अभी तक हमें, तो इसीलिए इसको OCI में डालते हैं, यानी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डालते हैं। तो इसमें आप देखेंगे ये सारी जो इनकम्स है ये बेसिकली अभी हमें रियलाइज़ नहीं हुई है, जब रियलाइज़ हो जाएगी तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगी इधर, बट अभी फ़िलहाल के लिए ये रियलाइज़ नहीं हुई है, तो इसलिए इसको अलग डालते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। ओके, देन हमारा आ जाएगा यहाँ पे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, राइट। यानी हमने क्या किया, ये जो प्रॉफिट था इसमें ऐड कर दिया OCI, देन हमारा आ गया ये, देन ये जो पर्टिकुलर प्रॉफिट है, ओके, इसको हमें डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ शेयर्स से, देन आ जाएगा हमारा EPS, जिसको कहा जाता है अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर पे कितनी अर्निंग हुई है हमारी, वो आ जाता है। एंड जो ये है सेकंड डाइल्यूटेड, ये क्या है बेसिकली, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि हम जो डिवाइड करते हैं ना बेसिक EPS में नंबर ऑफ़ शेयर्स से, तो इसमें वो शेयर्स हम ऐड नहीं करते जो लाइक कन्वर्टेबल है, लाइक कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हो गया, जो आने वाले टाइम में कन्वर्ट होंगे इक्विटी शेयर्स में, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हो गया, राइट। ये सारे चीज़ों का हम इफेक्ट नहीं देते, बट इन केस ऑफ डाइल्यूटेड EPS उसमें हम इन चीज़ों का भी इफेक्ट दे देते हैं। तो ये बेसिक मतलब बताया, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ डाइल्यूटेड EPS, ओके, बिकॉज काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा ये। तो और एक और चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, ये जो मैंने कई डाउट भी आते हैं, ये जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड वो नहीं है जो ITC कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। ओके, ITC कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दे रही है ये वो नहीं है। ओके, ये है बेसिकली हमने किसी और कंपनी में, फॉर एग्जांपल हमने कहीं रिलायंस में इन्वेस्ट कर रखे हैं पैसे, या फिर हमने कोई और कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे हैं पैसे, ONGC में कर रखे हैं पैसे इन्वेस्ट, फॉर एग्जांपल। ओके, तो इनसे जो हमें डिविडेंड मिल रहा है 5 रुपये पर शेयर, 2 रुपये पर शेयर, ऐसे का डिविडेंड जो मिल रहा है वो चीज़ है ये। ओके, ये वो चीज़ है जो ITC ने जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे हैं पैसे, वो जो डिविडेंड देती है वो कंपनी, उसको कहा जाता है डिविडेंड इनकम। बिकॉज ITC के लिए डिविडेंड कोई इनकम नहीं है। ITC में बेसिकली क्या होगा, ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है, राइट, यानी ये जो अर्निंग्स पर शेयर हमने निकाला है, इसमें से कंपनी की मर्जी है कि कितना डिविडेंड पर शेयर आएगा और कितना वो रिटेन रखेंगे। ओके, रिटेन अर्निंग्स मतलब वो पैसा नहीं देंगे शेयर होल्डर्स को
कंपनी की ग्रोथ में ज़्यादा लगाएंगे। ओके, तो जनरली क्या होता है, आईटीसी जो कंपनी है इसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब ये कंपनी जो है वो मैच्योर स्टेज में है, इसीलिए कंपनी डिविडेंड बहुत ज़्यादा देती है। ओके, बिकॉज कैश की कोई कमी नहीं है, बट अपॉर्चुनिटीज़ इनको दिखती नहीं है नई। ओके, यानी नई अपॉर्चुनिटीज़ इनको अभी नज़र नहीं आ रही है, तो इसीलिए ये जो है कंपनी डिविडेंड ज़्यादा देती है। जनरली आप देखेंगे कि डिविडेंड हमेशा वो कंपनी ज़्यादा देगी जो ग्रोथ में नहीं जाए, लाइक उनकी ग्रोथ इतनी नहीं हो रही है। यानी ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हुई नहीं है, हो सकता है कंपनी का मैच्योरिटी स्टेज हो, यानी ग्रोथ पहले हुई अब वो मैच्योरिटी स्टेज में है, इस तरह से, राइट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे डिविडेंड पर शेयर जो होता है काफ़ी हाई हो जाता है कंपनी का, बिकॉज आगे कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, कैश जनरेट होता है उसमें काफ़ी डिविडेंड के तौर पे बढ़ जाता है। ओके, तो ये ईपीएस जो है इसमें दो टुकड़े होंगे, कुछ जाएगा डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर्स में, कुछ होगा रिटेन अर्निंग्स, वो जाएगा बैलेंस शीट में। आप देखेंगे रिटेन अर्निंग्स क्या है। ओके, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। पीएनएल स्टेटमेंट एकदम लेमैन लैंग्वेज में बताया मैंने, इवन कोई भी बिजनेसमैन जो है वो भी समझ पाएगा इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को। ओके, कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे ये चीज़ हो गई, बिकॉज़ ये चीज़ें ज़रूरी है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंस। हमने जो परचेज़ किया 2 लाख का स्टॉक, हो सकता है उसका 1 लाख स्टॉक क्लोजिंग में पड़ा हो मेरा, मैंने उसको यूज़ ही नहीं किया, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा एक्सपेंस हुआ है 2 लाख रुपीज़। ओके, तो इसीलिए मैंने कहा ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस यहाँ पे लेस करना ज़रूरी है, ताकि नेट इफेक्ट आ सके कि कितना कंपनी ने यूज़ किया है स्टॉक। ओके, और टेक्निकल पॉइंट यहाँ पे तो कोई नहीं था, राइट। नेक्स्ट और टेक्निकल पॉइंट कोई हो तो एक्सेप्शनल आइटम्स आप ले सकते हैं, बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सेप्शनल आइटम्स बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा अगर आप बहुत सारे स्टेटमेंट्स देखेंगे, तो इतना खास नहीं है। बस ये ऐसी चीज़ें जो बार बार फ्यूचर में अकर होने के चांसेस कम रहते हैं, तो वो अलग से शो करते हैं कि 1 साल के लिए हो गया कोई एक्सेप्शन। ओके, नेक्स्ट और तो कुछ नहीं, टैक्स नॉर्मल जो चीज़ें होती है ये तो सारी कंपनीज़ के लिए सेम है लगभग, बैंकिंग कंपनीज़ वगैरह को छोड़ के, राइट। फॉर्मेट्स वगैरह जो हैं बैंकिंग कंपनी के फॉर्मेट्स थोड़े से अलग नज़र आएंगे, उसके लिए भी अलग वीडियो बना दूंगा। ओके, नेक्स्ट ये ओसीआई जो है ये बेसिकली क्या है, जो रियलाइज़ नहीं हुई है। ओके, यानी जो प्रॉफिट हुआ तो है, जैसे कि ओसीआई का एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो आपको, फॉर एग्जांपल ये मशीन है मेरे पास एंड इसकी वैल्यू मुझे लग रहा है कि मार्केट में अब बढ़ चुकी है। ओके, तो मेरे को लग रहा है कि 10 करोड़ से ये मशीन की वैल्यू बढ़ चुकी है। ओके, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि उसको प्रॉफिट में शो कर दूं सीधा यहाँ पे ही कहीं कि मेरी मशीन की वैल्यू बढ़ गई 10 करोड़ इनकम। ओके, ऐसा नहीं होता। ये जब तक, अब पता कैसे चलेगा कि ये कब मुझे रियलाइज़ कब होगी, अभी ये अनरियलाइज्ड है। ओके, अनरियलाइज्ड। अब ये रियलाइज़ कब होगा मुझे, जब मैं सेल करूँगा। ओके, सेल करूँगा, मेरे को पैसा मिलेगा, तब मैं मानूंगा कि ये 10 करोड़ मेरी इनकम है और वो यहाँ आ जाएगा। ओके, अभी फ़िलहाल के लिए इसको ओसीआई में ही रखेंगे, बिकॉज ये हमें रियलाइज़ नहीं हुआ है अभी, मतलब अभी मिला नहीं है। तो ये था बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 31 मार्च 2021। सेम चीज़ है ये, और ये सेम चीज़ है, बस वो पास्ट का है, ये प्रेजेंट का है। ओके।